नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट सरप्राइज। दोस्तों, आज जो खबर है, बेसिकली जो खबर मैंने उठाई है, ये खबर है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था जो कि बुरी तरह बदहाल है, बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब आप खबरों को अलग अलग देखते हैं तो उन खबरों का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो छोटी छोटी खबरें अलग अलग सीक्वेंस में हो जाती हैं। लेकिन कई खबरें ऐसी होती हैं जो एक से जुड़ी दूसरी और दूसरी जुड़ी तीसरी होती है, तो उनका जो है एक अलग ही मॉडल आपके सामने आता है जब वो आप उनको एक साथ देखते हैं। तो बेसिक खबर तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बात यहां कानून व्यवस्था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत और इंटरनेशनल स्तर पर आप इसे जोड़ के देखिए। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मामले से। अभी आपने खबर सुनी थी निर्जर हत्याकांड की कनाडा में। कनाडा ने हम पे आरोप लगाए कि भाई भारत सरकार जो है अपने एजेंटों से हमारे यहां के एक नागरिक की हत्या करवा दी है। भारत ने खुले मन से हाथ खड़े करके मना कर दिया कि भाई हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखिए, सामने कनाडा था। शायद भारत को लग रहा है कि कनाडा जो है हमसे हल्का है, तो भाई हमने नहीं किया कुछ भी ऐसा। लेकिन अब आप देखिए कि यही गतिविधि जब अमेरिका में हुई, तो अमेरिका में जब ये गतिविधि हुई, पन्नू जिसका हत्या नहीं हो पाई, वो पहले ही मामला खुल गया। तो उसमें एक रॉ के एजेंट का नाम आया कथित रूप से कि भाई ये भारत के रॉ का एजेंट है, और एक कोई निखिल थे उसमें इन्वॉल्व जो गुजरात में ड्रग्स का काम करा करते थे। तो इस तरीके से ये चैन बनी। अब आप देखिए, इसमें अमेरिका ने जब आरोप लगाए तो उसमें भारत ने देखा कि भाई अब कनाडा जैसा देश छोटा देश तो नहीं है, अब अमेरिका है सामने, तो बाहुबली सामने है, तो बाहुबली से पंगा कौन लेगा। तो वहां पे जो है अब भारत ने हाथ खड़े करके ये नहीं कहा नहीं कि भाई हमने नहीं किया ऐसा कुछ भी। अब भारत जो है रॉ का एजेंट था, जो बताया गया इस मामले में कि भाई उसको जो है नौकरी से भी हटा दिया है। भाई नौकरी से हटा दिया गया है जो सरकार का कहना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने उसकी गतिविधि कहीं ना कहीं इस मामले में मान ली है, ठीक है ना। अलावा इसके आप देखिए कि अमेरिका में हमारे एनएसए चीफ हैं डोभाल साहब, इनका जो है वारंट इश्यू कर दिया है। तो डोभाल साहब अमेरिका नहीं जा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए। कनाडा ने अमित शाह तक का नाम ओपन कर दिया है कि भाई भारत में बैठकर ये सब जो गतिविधि है, ये भारत में अमित शाह करवा रहे हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये अपना आप में बहुत ही क्या कहें इसे शर्मिंदा करने वाला विषय है देश के लिए। लेकिन चलिए, ऐसे मामले अपने दुश्मनों को दूसरे देश में मारना मरवाना ये चलते होंगे, बिल्कुल चलते होंगे ना। इससे आप मना कर सकते हैं ना मैं मना कर सकता हूं। बल्कि अमेरिका ने तो आपने देखा पाकिस्तान में जबरदस्ती घुस के लादेन को मारा और उसको उठा के ले गए उसकी बॉडी को, ठीक है ना। तो ये सब तो चलता है, लेकिन होता क्या है कि ये सब जो गतिविधि होती हैं ये इस कदर सीक्रेट होती हैं कि कभी सामने नहीं आती हैं मोस्टली, है ना। अब आप ये देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अलावा इसके बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम नेता जगह जगह जाकर ये भाषण देते हैं कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, अब तो घर में घुस के मारने वाला भारत बन गया है। अरे अगर आप मार भी रहे हो तो भैया इन चीजों को ओपन करने की जरूरत क्या है। इसे आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल थोड़ी करोगे। देश की सुरक्षा के मामले से जुड़ी चीजें होती हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। अभी जब आप ही के बयान को आधार बनाकर जब वो कह रहे हैं कि भाई आपने मारा इसको, तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं मारा, हमारा हाथ नहीं है। अरे आपने नहीं मारा तो आप घर में घुस को किसके मार रहे हैं,
ये तो आप नाम लीजिए कि मैंने फला को घर में घुस के मारा जी, मैंने इसको नहीं मारा, मैंने तो इसको मारा है। फिर ऐसे उलट सुलट बयान देने की जरूरत क्या है? चलिए, तो इंटरनेशनल तौर पे जो चल रहा है ये तो सब आपको पता ही है। दूसरा आप देखिए, देश के स्तर पर मणिपुर में लगभग 1.5 साल से क्या हालात हैं आप लोगों के सामने हैं। रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल हो रहे हैं, आरपीजी फायर हो रहे हैं, मतलब खुलेआम सब चल रहा है। सैनिकों से हथियार छीन लिए, पता नहीं क्या क्या हो गया, हमारी तरह सब कुछ हो गया। लेकिन बावजूद इसके आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के लिए कोई ऐसा उनका स्पेशल बयान नहीं आया, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं आई, बल्कि वहां इतना सब होने के बावजूद आज तक भी वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। मणिपुर को से आगे बढ़िए, आप ये देखिए कि फिल्मी स्टार सलमान खान, उसे कितने लंबे समय से धमकी दी जा रही है खुलेआम। लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि जी गुजरात की जेल में बैठा हुआ एक अपराधी है, वो वहां से धमकी दे रहा है, वहां से मर्डर करवा रहा है। अभी विधायक जी, पूर्व विधायक जी की हत्या हुई है, सिद्दीकी अब्बासी क्या थे इनकी बेचारों की हत्या हुई है, जीशान के पिताजी जो थे। तो आप ये देखिए ना कि 22 श्रेणी की सुरक्षा इनको मिली हुई थी और खुलेआम इनका मर्डर कर दिया गया। ठीक है साहब। अलावा इसके आप देखिए, सलमान खान को जो अभी लेटेस्ट धमकी दी गई है वो डायरेक्ट सलमान खान को ना देकर मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को दी गई है, बाकायदा मैसेज करके कि भाई आप सूचना दे दें उसको, सलमान खान को, कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हमको 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी देना है दे दे, अपनी जान की भीख मांग दे। निर्दलीय विधायक हैं पप्पू यादव आपके बिहार के, भैया उनको धमकी दे दी गई है, बताइए। और इन गुंडों को धमकी देने में कतई डर नहीं है, जबकि पप्पू यादव के पास भी 22 श्रेणी की सुरक्षा है। तो बताइए, 22 श्रेणी की सुरक्षा जो होती है उसमें अत्याधुनिक असला होता है जवानों के पास, और ये अपराधी डर नहीं रहे हैं कि भाई मौके पे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बेखौफ इतने हो चुके हैं, मतलब आप देखिए कि खुलेआम धमकी देना, किसी को मरवाना, मुंह से वाला। लॉरेंस बिश्नोई के नाम तो बल्कि आप देखिए कर्नाटक में घूम रहा है, जबकि खालिस्तान की वो टी शर्ट पहनता है, भक्तों को अपना नया बाप मिल गया है। खालिस्तान की वो टी शर्ट पहनता है, उस पर आरोप है भारत सरकार के कि भाई पंजाब के पुलिस मुख्यालय पे जो उसने हमला किया था, तो जिन हथियारों से उसने हमला किया था वो पाकिस्तान से पैराशूट के जरिए आए गए थे, ड्रोन के जरिए आए गए थे उसके पास। तो वो देशभक्त कहां से हो गया आपको? और देशभक्त होना, किसी को मर्डर कर देना, ये कोई देशभक्त कैसे हो सकता है? तो देखिए, इंटरनेशनल तौर पर और अलावा उसके पूरे भारत की स्थिति आप ये देख रहे हैं, मनमर्जी का जो है लूट खसोट, दे पैसा मार दूंगा चल रही रहा है। अभी आप देखिए, दिवाली का त्योहार चल रहा है और इस दिवाली के त्योहार के ही बिल्कुल एंड टाइम पर ताई कमांडो का खिलाड़ी था बेचारा बच्चा, और उसको जो है गला काट कर हत्या कर दी गई है। इतनी निर्मम हत्या भाई साहब उसकी कि बच्चा दांत साफ करता हुआ जा रहा है, पीछे से अचानक आए और उसके जो है गर्दन काट कर हत्या कर दी। और देखिए कि हत्या करने वाले वो आदमी हैं जिसका बेटा खुद एसआई है, जिसके ऊपर कानून को संभालने की जिम्मेदारी है, उसके पिता ही हत्या के आरोपी हैं। गर्दन को काटकर सर से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। ताई कमांडो का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला बेचारा, कई मेडल कई पदक जीत चुका था, एंड दिवाली के टाइम पर उसके साथ ये कांड हुआ जी। इस खिलाड़ी बच्चे का नाम अनुराग है और इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। देखिए आप, 5 बहनों का इकलौता भाई है। पिता बेचारे इन्हीं जमीनी विवाद के चक्करों में, मुकदमों में उलझे हुए हैं, तो नौकरी के सिलसिले में बाहर गए थे शहर से, तो तब ये कांड हुआ है इनके पीछे। तो ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, हालांकि सोशल मीडिया पे आपने ये विषय देख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके पिता का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसको आप एक बार जरूर देखिए। उस समय आप घर पर थे नहीं जिस समय घटना घटी थी? नहीं थे। कुछ नहीं बताया। घर कितने दिन पहले थे आप? आज 15 दिन हुआ था, मैं कोलकाता चला गया था। अच्छा। नौकरी के सिलसिले में मैं कोलकाता गया था और उसी दौरान
मेरे बच्चे को काट दिया गया। और मेरा बच्चा इस तरह का नहीं था, लेकिन वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके घर से असलहे बरामद हुए हैं। वो झारखंड से रिटायर होके आया है और वो वहाँ से सारी चीज़ें लेके आया था। प्रशासन ने बरामद भी किया है। लेकिन क्या आप बताइए, क्या ये सभ्य और शरीफ समाज में इस तरह का असलहा घर में रखना क्या प्री प्लानिंग नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। उनकी प्री प्लानिंग थी कि इसका एक ही बेटा है, इसको मार दो, इसकी सारी जमीन जायदाद ले लो। कितनी जमीन का विवाद था? वो जो जमीनी विवाद है, ये पीछे की जमीन है जो आप देख सकते हैं। और हमने उससे हाथ जोड़ के भी कहा था कि भैया ले ले, वो सारी चीजें मेरी थी। हमने उसको छोड़ दिया, हमने इधर घर बनवा लिया और इस तरफ दरवाजा कर लिया कि भैया तू पीछे का जो भी है सब ले लो। अभी उस जमीन का विवाद कितने दिन से चल रहा था? 27 साल से। 27 साल से चल रहा था। हाँ, लेकिन इस तरह का विवाद भी नहीं था। कोर्ट में मामला चल रहा था, जो भी हो रहा था कोर्ट से हो रहा था। और उसने हमको 2-3 बार धमकी भी दिया कि ये सब जो भी है ये तुम्हारा सब ले लूँगा और तुम्हारा एक ही बेटा मैं मार डालूँगा। 2-3 बार उसने धमकी दिया हमको। तो हमने अवॉइड किया, हमने कहा चलो यार, गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता है। ये हमारा खेत का नंबर है, यहीं से इसके ऊपर भी मुकदमा किया है, बोलता ये भी मेरा है। ये मेरा खेत का नंबर है, दर्ज है, कानूनन दर्ज है। उस पे भी मुकदमा किया है, मेरे घर पे मुकदमा किया, मेरे बीवी बच्चों को मुकदमा किया, ये सारी चीजें लेने के लिए। अरे लेने के लिए था तो ले लिया होता यार, मेरे बेटे को मारा क्यों? मेरा एक ही बेटा था 5 बेटियों के बाद, मारा क्यों उसने? मेरा बेटा ऐसे दातून करते हुए जा रहा था भैया, वहीं पीछे से जाके काट दिया, पीछे से ऐसे मारा, हमारे बेटे का सर अलग हो गया। हम घर पे नहीं थे, मार दिया उसने। क्या अब लोगों के मन में कानून का डर नहीं है? उसका बेटा एसआई है, नहीं बेटा है उसका बेटा है लालता यादव का, वो एसआई है। तो क्या वो एसआई हो गया तो कानून उसका हो गया? गरीब आदमी जी नहीं पाएगा? आप लोग मार डालोगे, आपके पास पैसा है तो? हमारा अधिकार नहीं है जीने का। और जितनी जमीन है सब बंजर में बनी है। वो भी जो घर बनवा रहा है वो स्टे में है, बंजर में बना है। उसी बंजर के वजह से लेखपाल साहब को भी डीएम साहब ने आदेश दिया था 3 महीने पहले, लेकिन लेखपाल साहब ने कुछ नहीं किया। लेखपाल साहब उधर से पैसा लेके इधर उधर कर देते थे। डीएम साहब ने आदेश दिया था कि उसकी पैमाइश करके नाप जोख करके हमको दो, आख्या दो कि क्या करना है उसमें। लेकिन लेखपाल साहब लापरवाही किए और आज नतीजा क्या निकला? मेरा स्टेट लेवल खेलने वाला बेटा मेरा चला गया, इकलौता बेटा चला गया मेरा। मैं हीरा पाल रहा था, मैंने कभी उसको इस लफड़े में नहीं पड़ने दिया। मैंने कहा बेटा मैं देख रहा हूँ, आप जो कर रहे हो वो करो। बोलता था कि पापा आपके पास पैसे नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं है फिर भी आप देखो, उसने कितना मेडल जीता था, आपको दिखा दूं, उधर सब रखा है। अब मेरे किस काम का है वो? भैया ऐसे गर्दन काट दिया मेरे बेटे का। प्रशासन वालों ने क्या आश्वासन दिया है कुछ? प्रशासन वालों ने आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन, हम क्या बोलें किसी के बारे में, क्या बोलेंगे? किस्मत अपनी खोटी है, किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? गरीब आदमी बोल भी नहीं सकता यार, नहीं बोल सकता गरीब आदमी किसी के बारे में कुछ भी, गरीब आदमी नहीं बोल सकता। आप ये चीज सब समझते हो, गुनाह हो जाता है अगर सच बात बोल दूं, सबके कलेजे में तीर चलती है।
लेकिन मेरा बेटा यहीं काटा गया, पीछे से जाके यही काट दिया गया, बकरे जैसा मेरा बेटा काटा गया। तो आपने इस बच्चे अनुराग के पिता का ये वीडियो देखा, तो इसमें देखिए इनकी फरियाद, दर्द, और इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उनका डर। उनको अभी भी डर है। तो आप देखिए खुलेआम किसी की हत्या कर देते हैं, गला काट के चले जाते हैं और आरोपी फरार हैं। पुलिस ढूंढ रही है, अब जब पकड़े जाएंगे तब पकड़े जाएंगे। गोदी मीडिया बताने को बिल्कुल तैयार है कि भैया उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, अयोध्या में राम जी आ गए हैं, देखो दिवाली का दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मतलब किसी का बच्चा मर जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि हमारे गृह मंत्री इसी उत्तर प्रदेश में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि रात को 12 बजे कोई भी महिला अपने पूरे जेवर पहन के खुलेआम घूम सकती है, कोई डरने की बात नहीं है, योगी जी की सरकार है, कानून का राज है। बताइए ये कानून का राज है? महिलाओं पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं दुनिया भर की, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पिता का बयान आपने सुना, उनके कोच का बयान सुनिए, बेचारों के जी पे कितना जोर पड़ रहा है। एक कोच भाई साहब एक बच्चे को तराश तराश कर एक खिलाड़ी बनाता है, सोचिए उसके जी पे क्या जोर पड़ रहा है। सुनिए जरा आप, इनके कोच हैं अनुराग के, इनका कहना सुनिए। अनुराग को कितने दिन से आप जानते रहे? अनुराग मेरे यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। वो बहुत ही होनहार और अच्छा खिलाड़ी था जी। अब तक कहाँ कहाँ सर खेला था उसने? अनुराग पहली बार 2022 में नोएडा में खेला था, ओपन नेशनल में उसका सिल्वर मेडल लगा था वहाँ पे। उसके बाद 2023 में इंडो नेपाल इंटरनेशनल था चंदौली में ताइक्वांडो, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था इसका। अभी हाल ही में स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में उसका मंडल लेवल पे उसका सिल्वर मेडल था। उसकी बहन का गोल्ड मेडल लगा, तो स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल लगा था बलिया में। दोनों भाई बहन खेलते थे? हाँ, दोनों भाई बहन खिलाड़ी थे। आप उनके कोच थे? जी सर। अभी सर जब कल घटना घटी तो क्या आप यहाँ थे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, मैं घर पे था। हमें सूचना मिली, मैंने तो तुरंत आया यहाँ पे, तो देखा उसका सर धड़ से अलग हो गया था। अनुराग बिहेव में कैसा था सर? बिहेव में बहुत ही अच्छा था वो। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र उसका 16.5 साल थी 16.5 जी। 2008 का उसका पैदाइश थी। वो पिताजी की इकलौती संतान था? इकलौता था, 5 बहनों में इकलौता भाई था। इकलौता था। सर जो लोग मारे हैं वो लोग पकड़े गए कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी किसी ने, उसके जो मारा है उसका पिताजी है, उसका गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा, उसके बाप की गिरफ्तारी हुई है। बाकी मारने वाला मुख्य आरोपी कौन है? जो मारने वाला था उसका बेटा था रमेश। वो भी था, उसमें शामिल था, जो उसका पिताजी है वो भी था। वो सारे लोग थे। अभी सर इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसलिए ऐसा हो पाया। ये तो हम लोग गरीब घर के थे, इसलिए उनका सुनवाई नहीं होती भाई। कंप्लेंट करने जाते थे तो उन लोग का सुनवाई होती थी। क्या मामला था? ज़मीनी विवाद था? ज़मीनी पुराना रंजिश था। इसे कभी कोई सोचा नहीं था कि ऐसा जघन्य अपराध वो सब कर देगा। इसके पिताजी कोलकाता गए थे, घर पे कोई था ही नहीं, अकेले था अनुराग। ये उधर ब्रश करते हुए जा रहा था, पीछे से तलवार से वार कर दिए। एक ही बार में बताते हैं? एक ही बार में सर अलग हो गया। हालांकि इस मामले में बहुत लोगों ने बहुत बयान दिए हैं। अब इतने बयान में आपको क्या दिखाऊं, वो तो छोड़िए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आप सुनिए, जिसमें अखिलेश यादव केवल इसी हत्या से संबंधित नहीं और भी हत्या से संबंधित विषय आपको बता रहे हैं। कितनी हत्याएं हो रही हैं जो खबरों में आती ही नहीं है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है, ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो।
और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। तो ये खबर आपने देखी कि जो जौनपुर में एक 16 साल का बच्चा किस तरीके से निर्मम हत्या के द्वारा मार दिया गया। अभी इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, रात होते होते फतेहपुर में एक मर्डर और हो गया जी। और अब के मर्डर भी हुआ किसका? एक पत्रकार का, जो ANI का पत्रकार है। अब आप देखिए कि खुलेआम बदमाश आए और उसके चाकू से गोद गोद कर बेचारे को बुरी तरीके से घायल कर दिया। और उनके साथ जो है बीजेपी के नेता भी थे, शाहिद खान। ये पत्रकार दिलीप सैनी जिनकी हत्या हुई है, उनके साथ थे। और खान साहब ने जो है इनको बचाने की बहुत कोशिश करी और इस दौरान जो है आरोपियों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके कारण वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल दोनों को ले जाया गया, जहां से उनको रेफर कानपुर के लिए कर दिया। लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले ही दिलीप सैनी जो पत्रकार थे ANI के, उन्होंने दम तोड़ दिया। और जो बीजेपी के नेता हैं वो बेचारे काफी गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनका कानपुर में इलाज चल रहा है। तो वहां भी जो है कोई कहने सुनने वाला, बताइए, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, पत्रकार, आम खिलाड़ी, बच्चे, लोग सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है, तो इससे ज्यादा और सुरक्षित कौन होगा उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। अब इसमें दिलीप सैनी की वाइफ का बयान भी सुनना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने देखिए कितने स्थिति में, बुरी स्थिति में वो बयान दे रही हैं, और इसे भी सुनिए आप। नहीं आप कार्रवाई कर रहे, कितना कार्रवाई कहाँ है? देखिए भाई, एडिशन साहब से बता दो कि बुला लो, यहाँ पर बुला लो, बात हर कर चीज को नहीं दबाते हैं, कैसे दबाते हैं? नहीं आ जाएंगे अधिकारी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे भाई। आप चाह रहे हैं अगर, हम लोग समझाने की कोशिश। बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों का नाश कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे केयर करूंगी? आ रहे अधिकारी आ रहे, आप शांत रहे, आ रहे। आपके दर्द को समझते हैं कि अब हम लोगों को जब इतना फील हो रहा है, आपका तो घर का ही, आपका तो सुहाग है। मेरे ससुर है, मेरी सास है, नहीं सही मेरा देवर छोटा है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, कौन करेगा? नहीं बहुत हिम्मत करिए आप, बस हिम्मत बांधिए, बच्चों को सोचिए। कौन करेगा? नहीं सब करेंगे। मेरे बूढ़े पिताजी कौन करेगा इनको? नहीं सब, ससुर जी एकलौते कमाने वाले थे, कौन था? बहुत जान रहे हम। चलो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं हमारा वो नहीं मतलब, मेरे पति को जान से मारे, वो सम्मान है? नहीं वो तो देखिए, अब जो भी है ईश्वर की जो होता है ना, कहते हैं हम लोग को सबका समय होता है, कब जाना है कब क्या है। तो दोस्तों ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आपके सामने कानून व्यवस्था की। अभी आप देखिए कि इंटरनेशनल स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर और उत्तर प्रदेश के स्तर पर कानून व्यवस्था का ये हाल है। अब बताइए, कौन अमित शाह से जाके पूछेंगे कि भाई कनाडा में आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? कौन अमित शाह से पूछेंगे कि मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कैसा एक आदमी होगा जो जेल के बेड के अंदर ही लोगों की हत्या करा रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है? तो आप गृह मंत्री होकर कर क्या रहे हैं साहब? या फिर आपने जो उत्तर प्रदेश में चिल्ला कर जो भाषण दिए थे कि भैया 12 बजे रात को महिलाएं पूरे गहने पहन के खुलेआम घूम सकती हैं, हमने ऐसा कर दिया है उत्तर प्रदेश को। तो ये उत्तर प्रदेश को किसने कर दिया ऐसा? सरकार तो आज भी आप ही की है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।